तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं 4 लोगों को एक पेड़ की ब्रांच से बांध दिया होता है और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस फैमिली को हॉस्टेज बनाकर रखा है। इसके बाद एक चेन शॉ मशीन जो कि एक रॉड से कनेक्ट होती है उस पेड़ की ब्रांच को काट देती है, जिससे उस फैमिली के लोगों को फांसी लग जाती है। और ये वीडियो एक प्रोजेक्टर के ऊपर चल रहा होता है और इस वीडियो को कोई देख रहा होता है। आगे सीन शिफ्ट होता है, फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा होता है। उस आदमी का नाम एलिसन ऑक्सफोर्ड होता है और उसकी वाइफ का नाम ट्रेस होता है। उनका एक 12 साल का बेटा होता है जिसका नाम ट्रेवर होता है और उनकी बेटी का नाम एशले होता है। खैर एलिसन को छोड़ के उसका नया घर किसी भी फैमिली मेंबर को पसंद नहीं आता, मगर एलिसन इस घर में एक किताब लिखने के लिए आया होता है। दरअसल एलिसन एक क्राइम स्टोरी राइटर होता है। उसकी बुक सच्ची घटनाओं पे आधारित होती है और एलिसन ने इस घर को इसलिए सिलेक्ट किया होता है क्योंकि इसी घर के गार्डन में 4 लोगों को फांसी देकर मार डाला था और वो इसी क्राइम के ऊपर एलिसन एक बुक लिखना चाहता है और उसने ये बात अपने परिवार से छुपाई होती है। तभी एलिसन देखता है कि उसके घर के बाहर पेंसिल्वेनिया की पुलिस आई होती है। फिर शरीफ एलिसन को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है क्योंकि शरीफ को पता होता है कि एलिसन एक क्राइम राइटर है और एलिसन इस घर में जो हादसा हुआ होता है उसके ऊपर किताब लिखने के लिए आया है और वो जरूर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर उसके बुक में सवाल उठाएगा। खैर यहाँ जिस फैमिली का मर्डर हुआ होता है उस फैमिली का नाम स्टीफन होता है और इस परिवार में से एक छोटी बच्ची मिसिंग होती है जिसका नाम स्टेफनी होता है। खैर एलिसन की फैमिली नए घर में आने के डिसीजन से खुश नहीं होती, मगर एलिसन को अपनी नई बुक के लिए एक नई स्टोरी मिलने वाली थी। 10 साल पहले एलिसन की एक बुक काफी सुपरहिट साबित हुई थी। खैर आगे एलिसन अपने घर के रूम में अपना ऑफिस सेट करता है जहाँ वो उन्हीं विक्टिम्स की फोटो को एक बोर्ड के ऊपर पिन कर रहा होता है और उसको घर के एक रूम में एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर सुपर 8 डिस्क की कुछ टेप्स मिलती हैं और उसे चलाने के लिए एक प्रोजेक्टर भी मिलता है। फिर एलिसन उस बॉक्स को लेकर अपने रूम में आता है और उस सुपर 8 फिल्म्स को देखने लगता है। उस फिल्म्स में हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें वो लोग एक गार्डन में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी सीन चेंज होता है जिसमें उन 4 लोगों को फांसी लगाई जा रही होती है। एलिसन के मन में क्वेश्चन आता है, इस फिल्म को कौन शूट कर रहा था और ये फिल्म्स इस घर के अंदर किसने रखी है। फिर एलिसन दूसरी फिल्म्स को भी चेक करना शुरू करता है और उन फिल्म्स में भी उसे एक परिवार दिखता है जो कि रिवर के पास टाइम स्पेंड कर रहा होता है। फिर दूसरे सीन में हमें उसी परिवार को एक कार के अंदर बंदी बनाया हुआ देखते हैं। फिर कोई आदमी उनके कार के ऊपर पेट्रोल डालता है और उस कार में आग लगा देता है। इस सीन को देखकर एलिसन काफी डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ की पुलिस को कॉल करने लगता है, मगर अपने बुक के खातिर एलिसन इस बात को पुलिस को नहीं बताता कि रात के समय एलिसन को घर में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। फिर एलिसन उस आवाज की दिशा में जाने लगता है तो उसे एक बॉक्स अपने आप ही हिलता हुआ नजर आता है और उस बॉक्स के अंदर उसका बेटा ट्रेवर चिल्लाते हुए बाहर निकलने लगता है। एलिसन उसे देखकर काफी डर जाता है और ट्रेवर को घर के बाहर ले जाता है। खैर ट्रेवर को रात में डरावने सपने देखकर इसी तरह चिल्लाने की आदत थी, मगर ट्रेवर की ये आदत काफी साल पहले ही छूट चुकी थी। खैर अगली सुबह बच्चों को स्कूल जाने के बाद एलिसन फिर से दूसरी टेप को देखने लगता है जिसमें एक परिवार के लोगों को स्विमिंग पूल के पास टाइम स्पेंड करते हुए दिखाया जाता है और उसके अगले सीन में उसी परिवार के लोगों को एक बेड से बांधकर पूल में डंप करते हुए दिखाया जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों की डूबकर मौत हो जाती है। मगर इस बार एलिसन को पूल के अंदर एक अजीब चेहरे वाला आदमी भी दिखाई देता है। फिर एलिसन उस चेहरे को स्क्रीन के पास जाकर गौर से देखने लगता है। तभी उस फिल्म्स में अपने आप ही आग लग जाती है। फिर एलिसन आग को बुझा देता है और उस टेप को फिर से रिपेयर करने लगता है। फिर एलिसन उसी फिल्म को दोबारा देखता है, मगर इस बार एलिसन उस फिल्म्स को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है। तभी उसे ट्रेसी की आवाज सुनाई देती है जो कि ट्रेवर के ऊपर चिल्ला रही होती है, क्योंकि स्कूल के पहले दिन ही ट्रेवर ने स्कूल के व्हाइट बोर्ड पे परमानेंट मार्कर से एक तस्वीर बनाई होती है जिसमें 4 लोगों को फांसी देकर एक पेड़ से लटकाया होता है। ट्रेसी इस बात से काफी गुस्सा होती है क्योंकि एलिसन भी उसी फैमिली के ऊपर किताब लिख रहा होता है जिन्हें एक पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी। खैर आगे हम देखते कि एलिसन एक फिल्म को देखना शुरू करता है। इस फिल्म में कैमरामैन अपने विक्टिम्स का गला नाइफ से काट रहा होता है। इस सीन को देखकर एलिसन काफी डर जाता है और ड्रिंक करने लगता है। फिर एलिसन उस फैमिली की हिस्ट्री इंटरनेट पे ढूंढने लगता है। एलिसन को पता चलता है कि वो मिलर्स फैमिली थी जिनकी हत्या सन 1998 में हुई थी और उनके परिवार का बेटा क्रिस्टोफर मिलर तभी से मिसिंग है। इसका मतलब वो कातिल हमेशा उस परिवार को मारने के बाद उसी परिवार के बच्चों को जिंदा छोड़ देता है जो कि मिसिंग होते हैं। एलिसन कहानी की कड़ियां जोड़ रहा होता है, तभी उसके घर की लाइट चली जाती है और उसे घर के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देती है। फिर एलिसन उन आवाजों का पीछा करते करते एक रूम के अंदर चला जाता है जहाँ उसे एक बॉक्स का कवर अपने आप ही हिलते हुए नजर आता है। फिर एलिसन उस बॉक्स को उठाता है, तभी उसके अंदर से एक सांप बाहर निकलता है, लेकिन उस कवर के ऊपर कुछ विचित्र ड्राइंग बनी होती है। इन ड्राइंग्स में हर उस सीन को ड्रॉ किया गया था जिसे एलिसन ने उन फिल्म के अंदर देखा था और इन ड्राइंग के पास एक इंसान की ड्राइंग भी बनी होती है जिसका नाम मिस्टर बूगी होता है। फिर एलिसन उन ड्राइंग की वीडियो बनाने लगता है और उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी उस रूम की फ्लोरिंग टूट जाती है और एलिसन नीचे गिर जाता है। खैर आगे वहाँ पुलिस आ जाती
जाती है और उसकी चोटों पर बैंडेज लगाती है। एलिसन एक डिप्टी ऑफिसर को बताता है कि उसके रूम में किसी की चलने की आवाज सुनाई दी थी, मगर वो ऑफिसर एलिसन की बातों को सीरियसली नहीं लेता। केरो डिप्टी ऑफिसर एलिसन की बुक्स का फैन होता है और एलिसन के बुक में जो एक्नॉलेजमेंट का पेज होता है उसमें वो डिप्टी ऑफिसर अपना नाम लिखवाने के लिए एलिसन की हेल्प करने का प्रॉमिस करता है। फिर एलिसन उसे उन टेप्स में हुए मर्डर्स की इंफॉर्मेशन देता है और उनकी डिटेल लाने के लिए कहता है। आगे फिर एलिसन उस केस की जांच शुरू करता है और इस बार वो रेफरेंस के लिए उन बॉक्स की ड्राइंग्स का सहारा लेता है जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग एलिसन ने पहले की होती है। फिर एलिसन उन वीडियोस को जूम करके देखता है तो उसे एक बार फिर वही अजीब मास्क पहने वाला आदमी दिखाई देता है। एलिसन इस बात से काफी डर जाता है। फिर एलिसन को डिप्टी ऑफिसर का फोन आता है जो कि उसे उन मर्डर्स की सारी इन्फॉर्मेशन देता है और तभी हम देखते हैं वही मास्क पहने वाला आदमी जो कि लैपटॉप के अंदर से एलिसन की तरफ देख रहा होता है। इससे पहले कि एलिसन लैपटॉप की ओर देखता वो आदमी वापस से फ्रेम में बदल जाता है। फिर एलिसन उस वीडियो का लास्ट पार्ट प्ले करता है तब वो उस रूम के नीचे गिर रहा होता है, मगर एलिसन को सफेद कलर के हाथ उसके बॉडी के ऊपर नजर आते हैं जिसे देखकर एलिसन काफी डर जाता है और लैपटॉप को क्लोज कर देता है। कि रात के वक्त एलिसन को अपने ऑफिस वाले कमरे में प्रोजेक्टर चलते हुए मिलती है और उस स्क्रीन के ऊपर एक फैमिली को फांसी दी जा रही होती है। फिर एलिसन उसी फांसी वाले पेड़ के पास उस वीडियो वाले आदमी को देखता है। एलिसन तुरंत एक बेसबॉल बैट लेकर उस पेड़ के पास जाता है, लेकिन उसे उन झाड़ियों के अंदर अपना बेटा ट्रेवर मिलता है जो कि ठंड से कांप रहा होता है। वो तुरंत ट्रेवर को घर के अंदर ले जाता है और अपनी टॉर्च लेने वापस बाहर आता है तो वहाँ उसे एक बड़ा सा कुत्ता नजर आता है जो कि उसे घूर रहा होता है। फिर हम एलिसन के पीछे उन 5 मिसिंग बच्चों को भी खड़ा देखते हैं। अगले दिन वो डिप्टी ऑफिसर एलिसन से मिलने उसके घर आता है और उससे केस की डिटेल्स पूछने लगता है ताकि वो इस केस को अच्छे से समझ सके। फिर एलिसन उससे कहता है ये मर्डर जो कोई भी कर रहा है उसने पहला मर्डर 1960 में किया था, यानी कि अभी उस आदमी की उम्र लगभग 70 साल हो गई होगी। इसके अलावा मर्डर की जगह उन्हें एक अजीब सा सिंबल भी नजर आता है। दरअसल वो सिंबल किसी शैतान का होता है। डिप्टी ऑफिसर एलिसन को प्रोफेसर जोनस से बात करने के लिए कहता है जो कि एक ऑकल्ट क्राइम एक्सपर्ट होते हैं। उसी रात एलिसन और एक टेप को देखता है जिसमें एक फैमिली का मर्डर एक घास काटने वाली मशीन से हुआ होता है। ये सीन इतना डरावना होता है कि एलिसन भी उसे देख नहीं पाता। आगे एलिसन प्रोफेसर जोनस को वीडियो कॉल करता है जिसमें वो उन सिंबल्स के बारे में पूछने लगता है। प्रोफेसर जोनस उसे बताता है कि ये सिंबल किसी के बलि देते वक्त यूज किया जाता है और ये सिंबल बेबीलोनियन के टाइम का है जो बच्चों को रियल वर्ल्ड से अपनी दुनिया में ले जाता है जहाँ वो बच्चों की आत्मा को कैद कर लेता है और उन बच्चों को खा जाता है। फिर उसी रात फिर से ऑफिस का प्रोजेक्टर अपने आप ही चलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एलिसन के आसपास वही मिसिंग किड्स मौजूद होते हैं जिनके चेहरे काफी डरावने दिख रहे होते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं एशली ने अपने रूम के वॉल पर एक लड़की की पेंटिंग बनाई होती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि स्टेफनी होती है जो कि इसी घर से मिसिंग हुई थी। एशली उसकी माँ से कहती है उसका कमरा स्टेफनी के भाई का था और ये बात खुद स्टेफनी ने उसे कल रात बताई है। एशली की बातें सुनकर एलिसन की बीबी को पता चल जाता है कि ये वही घर है जहाँ पे मर्डर हुए थे और स्टेफनी वही लड़की है जो कि इसी परिवार से थी और आज तक वो मिसिंग है। इसके बाद एलिसन और ट्रेसी के बीच काफी झगड़ा होता है कि रात के समय फिर से प्रोजेक्टर अपने आप ही ऑन हो जाता है, मगर इस बार प्रोजेक्टर उस रूम में होता है जहाँ से एलिसन नीचे गिर गया था। जब एलिसन उस रूम के अंदर जाता है तो उसे वहाँ वो सारे मिसिंग किड्स नजर आते हैं और उस स्क्रीन के ऊपर हम बागुल को देखते हैं। फिर बागुल उस स्क्रीन से बाहर आकर एलिसन को डराता है जिससे एलिसन उस रूम से नीचे गिर जाता है। फिर उस रूम के प्रोजेक्टर और टेप नीचे गिरने लगती है। आगे एलिसन उन टेप्स और प्रोजेक्टर को लेकर बाहर चला जाता है और इस डरावने घर को छोड़ने का डिसीजन लेता है। फिर एलिसन अपने परिवार के साथ उस घर को छोड़कर कार से अपने पुराने घर जाने लगता है, मगर एलिसन घर का सामान लिए बगैर ही चला जाता है। अगले दिन वो लोग अपने पुराने घर में जाते हैं और अपने घर का सामान मंगवा कर उसे लगवाने लगते हैं। उस दिन उसकी वाइफ और बच्चे काफी खुश होते हैं। उसी रात एलिसन प्रोफेसर को वीडियो कॉल करता है। प्रोफेसर एलिसन को कुछ पुराने जमाने की फोटो दिखाता है जो कि बागुल से रिलेटेड होती है। प्रोफेसर आगे कहता है बागुल के बारे में बहुत कम बुक्स में लिखा गया है। इसका रीजन ये था कि पहले जमाने के लोग ऐसा मानते थे कि बागुल अपने इमेज के थ्रू ही हमारे वर्ल्ड में आ जा सकता है और इसीलिए उन लोगों ने अपने सारी किताबों को जला दिया था जिसमें बागुल के रिलेटेड कुछ भी लिखा गया था। प्रोफेसर की बातें सुनने के बाद एलिसन अपने लैपटॉप की सारी इमेजेस और वीडियोस को डिलीट कर देता है। फिर यहाँ डिप्टी ऑफिसर बार बार एलिसन को कॉल करता है, मगर एलिसन उसकी कॉल नहीं उठाता। फिर आगे एलिसन अपने घर के ऊपरी कमरे में जाता है तो वहाँ उसे वही बॉक्स मिलता है जिसमें सारी टेप्स, एक्सटेंडेड कट्स और प्रोजेक्टर रखा होता है। फिर एलिसन उस एक्सटेंडेड टेप को अपनी ओरिजिनल टेप से रिपेयर करता है और उन टेप को देखने लगता है। तभी उसे डिप्टी ऑफिसर का कॉल आता है। इस बार एलिसन उसका कॉल उठा लेता है तो डिप्टी ऑफिसर उससे कहता है एलिसन को अपने परिवार के साथ उस नए घर को नहीं छोड़ना चाहिए था। डिप्टी आगे कहता है कि उसने सारे केसेस की स्टडी की है और इस स्टडी के दौरान उसे पता चला है कि हर एक फैमिली पहले उसी घर में रहते थे जहाँ पिछली फैमिली का मर्डर हुआ था और जैसे ही वो घर बदल लेते हैं उनका भी मर्डर हो जाता है। आगे एलिसन उन एक्सटेंडेड टेप्स को प्ले करता है जिसमें फांसी लगाई गई फैमिली की मिसिंग लड़की स्टेफनी पेड़ की डाल को काट रही होती है और वो उस पेड़ के नीचे आकर अपने पिता के बॉडी से लटकने लगती
लगती है। उसके बाद स्टेफनी उस कैमरे की तरफ देखकर श्श करती है। ऐसे ही सारी टेप्स में उसी फैमिली के बच्चे होते हैं, क्योंकि उन बच्चों को बागुल ने अपने वश में किया होता है, जिससे वो बच्चे अपने ही फैमिली मेंबर को मार देते हैं। फिर एलिसन उस टेप को देखकर काफी डिस्टर्ब हो जाता है और वापस अपनी कॉफी पीने लगता है, जिसे पीने के बाद उसे चक्कर आने लगता है। तब वो उस कॉफी को गौर से देखता है तो उसमें ग्रीन कलर का लिक्विड मिला हुआ होता है, जो कि उसके कॉफी में मिक्स किया होता है। और उस कॉफी मग के नीचे एक नोट मिलता है, जिसके ऊपर गुड नाइट डैडी लिखा होता है, और एलिसन एकदम से बेहोश हो जाता है। आगे हम देखते हैं उस परिवार के सभी लोगों को बंदी बनाया होता है, लेकिन उनकी बेटी एशली आजाद होती है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी भी होती है। फिर एशली अपने फादर से कहती है कि वो उन्हें फिर से फेमस बना देगी और वो उनकी रिकॉर्डिंग बनाने लगती है। आगे एशली अपनी फैमिली के सारे मेंबर को मार देती है और लास्ट में कैमरे के सामने आकर श्श करती है। फिर हम खून से भरे एक वॉल को देखते हैं, जहाँ एक दरवाजे के ऊपर खून से बागुल की ड्राइंग बनी होती है और उस दरवाजे के पीछे बाकी मिसिंग किड्स होते हैं और ये सारा सीन प्रोजेक्टर में चल रहा होता है। फिर एशली उसी बॉक्स के कवर पर ड्राइंग बनाती है और उस ड्राइंग में वो अपने ही परिवार के मर्डर को डिस्क्राइब करती है। खैर वो मिसिंग किड्स उस प्रोजेक्टर के स्क्रीन से एशली की तरफ देख रहे होते हैं कि तभी एशली के पीछे बागुल आ जाता है, जिसे देखकर सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर बागुल एशली को गोद में उठाकर उसी प्रोजेक्टर के स्क्रीन में चला जाता है और हम उस बॉक्स के अंदर और एक फिल्म को देखते हैं, जिसके ऊपर हाउस पेंटिंग लिखा होता है। फिर कैमरा जूम इन होता है और बागुल हमें आकर डराता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।